गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग जानने वाले हैं बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में। एक्चुअली ये है क्या, ये हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि कैसे जब हम लोग ट्रेडिंग की दुनिया में और इन्वेस्टिंग की दुनिया में आते हैं तो किस तरीके से हम लोग अलग अलग मन स्थिति से, अलग अलग साइकोलॉजी से घिरे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गलत साइकोलॉजी की वजह से हम लोग अक्सर ही गलत निर्णय, गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, अगर 5 स्टॉक्स के नाम बताए जाएं कि इन पांचों में से कोई 2-3 स्टॉक ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, तो पता नहीं क्यों हमारी साइकोलॉजी उस समय ऐसी हो जाती है कि उस 5 में से जो 1-2 स्टॉक हम चूज करते हैं वही स्टॉक फेल होता है, और जिसे हम छोड़ देते हैं पता चलता है कि वही स्टॉक रॉकेट बन गया। तो ये सब साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, साइकोलॉजी की वजह से ऐसा होता है। और कल की क्लास में मैंने एक बात बताया था कि थ्रू आउट दी कोर्स हम लोग जो कुछ भी सीखने वाले हैं, जो भी एनालिसिस समझने वाले हैं, वो बस 10% ही कंट्रीब्यूशन देगा एक सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए। 90% कंट्रीब्यूशन हमारी अपनी साइकोलॉजी का और डिसिप्लिन का रहने वाला है। तो आइए उसी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा प्रकाश हम लोग डालते हैं और अलग अलग मना स्थिति के बारे में, अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम लोग समझते हैं जो कि ट्रेडिंग डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, हमें आज स्टडी करना है बिहेवियरल बायसेज रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते समय हमारा अपना कौन कौन सा बिहेवियर है जो कि उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, उसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो उसमें पहला जो साइकोलॉजी है, पहला जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसे नाम दिया गया है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका क्या मतलब है, लिटरेचर आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं भावार्थ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अलग अलग जो मना स्थिति है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखिए, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहने का मतलब है कि जब भी कोई प्रश्न अचानक से हमसे पूछा जाता है या जब भी किसी डाटा को हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं, कुछ रिजल्ट पे पहुंचना होता है, कुछ एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे माइंड में जो पहला पिक्चर आ जाता है उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना फाइनल डिसीजन भी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अचानक से प्रश्न आ जाए कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो आपके माइंड में, आपके जहन में जो फर्स्ट क्रिकेटर का पिक्चर क्लिक कर जाएगा, हो सकता है आप उसका नाम बता दें। ठीक है, किसी पर्सन के माइंड में राहुल द्रविड़ के नाम क्लिक करेगा, किसी के माइंड में रिकी पॉन्टिंग, किसी के माइंड में सचिन तेंदुलकर, अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग क्रिकेटर का पिक्चर क्लिक कर सकता है। और जो पहला पिक्चर आ जाता है माइंड में, उस पर ही लोग ज्यादा भरोसा करते हैं और उस पे, उसी के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाते हैं। अब इसका कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकता है। जैसे बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि वो बाइक पे नहीं बैठते हैं, या वो कार नहीं खरीदते हैं, या कार ड्राइव नहीं करते हैं, या पहाड़ पे चढ़ने नहीं जाते हैं, डाइविंग नहीं करते हैं, स्केटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और जब उसका रीजन आप पूछिएगा कि भाई फलाना काम आप क्यों नहीं करते हैं, तो वो आपको ये बताएंगे कि अरे मेरे जान पहचान में किसी ने इस काम को किया था और उसके साथ कुछ अप्रिय दुर्घटना हो गई। तो उस एक दुर्घटना के चलते अब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ही वो काम नहीं करने का डिसीजन ले लिया। जबकि यदि उस पे वो थोड़ा सा रिसर्च करते कि भाई कितने लोग इस काम को करते हैं और उसमें से कितने परसेंट फेल होते हैं, कितने परसेंट सक्सेसफुल होते हैं, जब ये आंकड़ा निकालते, इस पर मंथन करते, तब जाके वो एक सही सही रिजल्ट पे पहुंच पाते कि हाँ, इन फ्यूचर उन्हें वो काम करना है या नहीं करना है। अब जैसे डेली जब भी हम लोग पेपर खोलते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं या न्यूज सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ अप्रिय घटना होती है कि कहीं पे बाइक का एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे बस का एक्सीडेंट हो गया। तो डेली ये कुछ ना कुछ घटनाएं एक्सीडेंट की होती रहती हैं। तो अगर हम लोग ये डिसीजन बना ले कि भाई बाइक से सफर करना तो बहुत खतरनाक है या बस में सफर करना बहुत खतरनाक है। कल की ही बात है कि पटना में जीरो माइल के पास एक बस को रोक करके, नीतू राजा बस का जो ड्राइवर था उसको रोक करके उसके ड्राइवर को गोलियों से भून दिया गया, और जो उसके पैसेंजर लोग थे वो अफरा तफरी में जान बचा के भागे। उधर कश्मीर में पहलगाम में बस पे आतंकी हमला हो गया, 26 लोग वहां पे मृत्यु के शिकार हो गए, मृत मृत हो गए। तो ये सब कुछ घटनाएं होती रहती हैं।
तो इनके आधार पे अगर हम लोग ये डिसीजन बना ले कि भाई बस में सफर करना बहुत खतरनाक है, ठीक है, तो फिर गड़बड़ बात है ना। आप ये देखिए कि रोज कितनी बसें चलती हैं, कितने लोग सफर करते हैं, और अप्रिय घटना कितने लोगों के साथ हो रही है, और कितने लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं। तब जाके आप एक सही रिजल्ट पे पहुंचेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इसे बोलते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, कि जब भी आप किसी डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और उस वक्त आपके माइंड में जो पहला पिक्चर क्लिक कर जाता है उस पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं और अपना डिसीजन भी उसी के अनुसार बनाते हैं। अब इसका दुष्परिणाम क्या है? इसका दुष्परिणाम यही है कि आपके पास बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, और उस छोटे से इंफॉर्मेशन के बेस पे आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन साबित नहीं होगा। तो इस तरह की घटना को हम लोग कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अब शेयर मार्केट के सेंस में, कॉन्टेक्स्ट में, इसको हम लोग कैसे रिलेट करके देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने पहले से सुना होगा कि शेयर मार्केट जुआ है, फलाने पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट किया डूब गया, चिलाने ने पैसा इन्वेस्ट किया डूब गया, ठीक है। अब इस तरह की घटनाएं आप लोगों ने सुनी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इन फ्यूचर आप भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से डरेंगे, ठीक है। आपको भी अगर समझाया जाएगा कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए, तो आप खट से बोलेंगे कि हमारे फादर ने, हमारे अंकल ने, हमारे किसी रिलेटिव ने पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके साथ तो बहुत बुरा हो गया, तो भाई मैं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत हद तक सही भी है ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो बिना जाने समझे, बिना प्रॉपर नॉलेज के, बिना प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च के पैसा इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कल से ही डबल रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह की जो घटना है, इसे हम लोग अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। तो बाकी आप इसे यहाँ लिटरेचर की फॉर्म में पढ़ सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि आपको इसका भावार्थ में समझा सकूं। आइए अगले ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, जिसको नाम दिया गया है कन्फर्मेशन बायस, ठीक है। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है इसको समझिए। कन्फर्मेशन बायस में क्या होता है कि हम लोग पहले एक परसेप्शन बनाते हैं, पहले एक व्यू, पहले एक अवधारणा बनाते हैं, और अवधारणा बनाने के बाद हम लोग ऐसे एविडेंस की तलाश में रहते हैं जो हमारी अवधारणा को और पुख्ता कर सके। इसे मैं कुछ फिल्म के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। अक्सर ही देखते होंगे कि फिल्म के स्टार्टिंग में एक मर्डर का सीन दिखाया जाता है, और पुलिस को किसी एक पर्सन पे शक होता है कि हो ना हो इसी पर्सन ने मर्डर किया है। तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कहीं ना कहीं हर एविडेंस को उसी पर्सन के साथ, उसी संदिग्ध पर्सन के साथ जोड़ के देखा जाता है, और यह प्रूफ करने की कोशिश की जाती है कि स्टार्टिंग में जो परसेप्शन बनाया गया था, अवधारणा बनाई गई थी कि फलाना पर्सन ही मर्डरर है, सारे के सारे सबूत उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबूत उसकी तरफ इशारा नहीं भी कर रहे होते हैं, तब भी उसे जबरदस्ती उस पर्सन के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है। तो इस तरह की जो घटना होती है, जो इस तरह का ह्यूमन बिहेवियर होता है, इसे हम लोग कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। हमारे बिहार के ही एक मशहूर एक्टर हैं श्रीमान पंकज त्रिपाठी जी, उन्होंने एक वेब सीरीज में काम किया है जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस। एक्चुअली वो उसकी 3-4 पार्ट आ चुकी है। तो अधूरा सच के नाम से, क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच के नाम से जो वेब सीरीज है, अगर आप लोग देखे होंगे या देखिएगा, तो उसमें कन्फर्मेशन बायस ये जो वर्ड है कई बार जिक्र आया है उस वेब सीरीज में, और उसको देख करके आप कन्फर्मेशन बायस को अच्छे से समझ जाएंगे। हालांकि उसको देखने की आवश्यकता है नहीं, वो टोटली आपके चॉइस पे, आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं कि उसे देखिए या नहीं देखिए, मैं बस ये बता रहा हूं कि उस वेब सीरीज में कन्फर्मेशन बायस को एक्सप्लेन किया गया है। उसमें भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है कि स्टार्टिंग एपिसोड में एक लड़की का मर्डर हो जाता है, और शक जो है लड़की के ही सौतेले भाई पे होता है कि इसी ने अपनी बहन को मारा है। स्टार्टिंग में कुछ एविडेंस उसी तरीके के मिलते हैं, तो पुलिस को जो है उस पर शक हो जाता है। और एक बार शक हुआ, एक बार पुलिस ने परसेप्शन बना लिया, तो फर्दर जो भी एविडेंस मिलते हैं, सभी एविडेंस को जबरदस्ती वो लोग उसके स्टेप ब्रदर के साथ ही कनेक्ट करके दिखाना चाहते हैं कि हो ना हो मर्डर इसी ने किया है। बट लास्ट में पता चलता है कि मर्डर किसी और ने किया था। तो शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कुछ अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, और हमारी अवधारणा पहले से बनी हुई है कि गोल्ड जो है बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, तो पैसा है,
इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन गोल्ड में करें या ना करें अभी कंफ्यूजन की स्थिति। हमारी अवधारणा है कि गोल्ड बहुत सेफ है, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति है। तो इसके आगे हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से हम लोगों को कुछ ऐसा सुराग मिले कि हमारी ये जो अवधारणा है गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने की, वो और ज्यादा पुख्ता हो सके। तो हो सकता है कि टीवी पे, किसी इन्वेस्टमेंट न्यूज चैनल पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आकर के बोल दे कि आने वाले टाइम में जो सोने का प्राइस है वो बहुत ऊपर जा सकता है। तो उसने बस एक स्टेटमेंट दिया, अपना है कि व्यू वहां पे एक्सप्रेस किया, और उस व्यू को देख करके आपको ऐसा लगा कि, और आपने एक ये कंक्लूजन निकाल लिया कि भाई इतना बड़ा इन्वेस्टर भी कह रहा है कि सोने का प्राइस ऊपर जाने वाला है, दैट मीन्स सोना में, गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने का ये सही टाइम है। तो इस तरीके की जो घटना है, इस तरीके का जो बिहेवियर है, इसको हम लोग कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। कि पहले आप एक परसेप्शन बनाइए, एक व्यू बनाइए, और बाद में उसको कंफर्म करने के लिए जो भी एविडेंस मिलते हैं उसको वहां पे कनेक्ट करिए। तो दो ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग समझ चुके हैं अभी तक। एक को कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, जिसमें एक छोटे से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। कन्फर्मेशन बायस, इसमें पहले हम लोग अवधारणा बनाते हैं और फिर उसको बाद में कंफर्म करते हैं। अब आइए अगले बिहेवियर की तरफ। हम ये है फैमिलियरिटी बायस। नाम से ही कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, चिर परिचित। यानी कि हम लोग वैसे पर्सन को या वैसी चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसे हम लोग जानते पहचानते हैं, और कोई दूसरी चीज जिसे हम नहीं जानते हैं, भले ही वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसे हम लोग अवॉइड करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, साइकोलॉजी होती है। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी ये जो ह्यूमन टेंडेंसी और बिहेवियर है, ये इन्वेस्टिंग डिसीजन को हैम्पर करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि हो सकता है कि आप फिक्स डिपॉजिट से, LIC से बहुत अच्छे से जान पहचान रखते हो। आप घर में अपने फादर को, अंकल को, अपने रिलेटिव को, सब लोगों को देखते आए हैं कि उनके पास जो भी पैसा है हर महीने का 2000, 4000, 5000 या तो LIC में इन्वेस्ट करते हैं, या FD में इन्वेस्ट करते हैं, या RD में इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे आप फैमिलियर हैं। तो आपके पास भी जब इन फ्यूचर पैसा होगा, आपको भी इन्वेस्ट करना होगा, तो ऑटोमेटिक आप भी जिस इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर है उसकी तरफ आपका रुझान ज्यादा होगा, उसको आप ज्यादा प्रेफर करेंगे कि पैसा है तो चलो RD खोल लेते हैं, LIC करा लेते हैं। जबकि हो सकता है कि उससे बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं, तो आप उसे अवॉइड कर रहे हैं। तो इस तरीके की घटना को हम लोग कहते हैं फैमिलियरिटी बायस। और एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर कहावत भी है कि अननोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन एंजल। यानी कि एक राक्षस जिसे हम लोग जानते हैं उसको हम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन एक फरिश्ता जो हमारे लिए अनजान है, जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, अननोन है, उसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं, उसे अवॉइड करते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और इसे हम लोग नाम देते हैं फैमिलियरिटी बायस। और यदि आप फैमिलियरिटी बायस के शिकार हैं, दैट मीन्स आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, आप मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो रिस्क मिनिमाइज होगा। इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो रिस्क होता है उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, और डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो आई होप ये वाला टेंडेंसी, ये वाला बिहेवियर भी आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसका नाम है फैमिलियरिटी बायस। अब आइए अगले को समझते हैं। अगली ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी, गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर का मतलब जुआ खेलने वाला, जुआरी। और फैलेसी को हम लोग कह सकते हैं कि गलत अवधारणा, ठीक है, भ्रामक परसेप्शन, भ्रामक विचारधारा। तो गैम्बलर्स फैलेसी में क्या होता है कि हम लोग इलॉजिकल बातें करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इलॉजिकल बातें, और कुछ भी रैंडम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती का ताल बेताल बैठाने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या बताया जा रहा है कि प्रेडिक्टिंग absolutely random events on the basis of what happened in the past
और मेकिंग ट्रेंड्स व्हेन देयर एग्जिस्ट नन। यानी कि पास्ट में क्या घटना हुई है उसके आधार पे बिल्कुल ही रैंडम इवेंट को हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ये गैम्बलर्स फैलासी में काउंट किया जाता है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल क्या हो सकता है कि सपोज किसी एक मैच में रोहित शर्मा ने शतक मार दिया, फिर उसके अगले मैच में भी रोहित शर्मा ने शतक मार दिया, फिर उसके अगले मैच में भी रोहित शर्मा ने शतक मार दिया, लगातार 3 मैच में शतक मार दिए। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग ये कहेंगे, अरे भाई उसने तो लगातार 3 मैच में शतक मार दिया है, अब तो इस मैच में पक्का वो 0 पे आउट होगा या 5-10 रन बना के आउट हो जाएगा। क्यों आउट हो जाएगा? क्यों लोग ऐसा कहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि पास्ट में ऐसी घटना तो कभी हुई ही नहीं है कि लगातार 4 मैच में कोई शतक मार दे। लगातार 3 मैच में शतक मारना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसने 3 मैच में शतक मार दिया, अब तो पक्का है कि वो 0 पे आउट होगा, 5 रन बना के आउट होगा, 10 रन बना के आउट होगा। या कोई बैट्समैन लगातार 4-5 मैच से 0, 5, 2, 10 ऐसे रन बना रहा हो, तो उसके आधार पे ये प्रेडिक्ट कर लेना कि ये 4-5 मैच से फेल हो रहा है, बहुत बड़ा नामी गिरामी बैट्समैन है, इस मैच में तो पक्का वो बहुत बड़ा स्कोर करने वाला है। तो इस तरीके का जो लॉजिक है, जो हम लोग पास्ट की घटनाओं से निकालते हैं और कुछ भी रैंडमली इवेंट हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है, निफ्टी लगातार 4 दिन 5 दिन तक ऊपर ही ऊपर मूव करता रहे तो मन में डर बैठ जाता है। हम लोग ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि अरे भाई निफ्टी तो 5 दिन से ऊपर ही जा रहा है, अब तो पक्का गिरेगा ही गिरेगा। निफ्टी अगर 5 दिन लगातार रेड में क्लोज हो जाए तो माइंड में ये बातें आती हैं कि 5 दिन से लगातार गिर रहा है, अब तो पक्का एक ना एक दिन इसमें जस्ट छठे या 7वें दिन इसमें रिकवरी आएगी, एक ग्रीन कैंडल बनेगा। इस तरीके का हम लोग रैंडम इवेंट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सिचुएशन में गैम्बलर्स फैलेसी के शिकार हैं, जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इस तरह के भी जो बायस हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। ये सारी घटनाएं हम लोगों के साथ होती हैं, हमारे अंदर हैं, इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता रहे कि आप उस समय किस बायस के शिकार हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। चलिए अगले बायस पे आते हैं हम लोग, हर्ड मेंटालिटी। ये भी बहुत फेमस ह्यूमन बिहेवियर है। हर्ड का मतलब होता है भीड़, झुंड, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनीथिंग विच इज लिविंग थिंग। एंड मेंटालिटी मीन्स मानसिकता, इतना तो आप लोग समझते ही हैं। तो एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक जानवर है, सामाजिक पशु है। उसे समाज में रहना, ग्रुप में रहना पसंद है। और प्राचीन काल से ही, जब से पाषाण युग था, ताम्र युग था, आइस एज था, बहुत अलग अलग तरीके के युग रहे और हर युग में आदि मानव से लेकर के आज तक भी इंसान झुंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सामाजिक जानवर हैं, सामाजिक पशु हैं। और ये जो झुंड में रहने की प्रवृत्ति है, इसकी वजह से उन्हें बहुत बार बेनिफिट भी हुआ है। कि पहले के टाइम में जब भी किसी जानवर का सामना करना हो तो लोग झुंड में उसका मुकाबला करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनते थे, आज भी बनते हैं। तो भीड़ में रहना, झुंड में रहना कहीं ना कहीं इंसानों के लिए लाभदायक होता है। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टिंग की, फाइनेंस की, तो यहाँ पे भीड़ से अलग हटके काम करना ये फायदे का सौदा होता है। नॉर्मल लाइफ में भीड़ में रहिए, सामाजिक बन के रहिए, जो समाज कर रहा है वैसा आप भी करिए, तो यह आपको बेनिफिट देगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में आप भी वही करेंगे जो भीड़ कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। बल्कि यदि आप भीड़ से अलग हटके कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस ज्यादा होंगे। और इतिहास में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, भरे हुए हैं कि जब जब इन्वेस्टिंग की दुनिया में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई है भीड़ से अलग हटके कुछ काम करने की, तो मार्केट ने उन्हें बहुत बेहतर तरीके से रिवॉर्ड दिया है। और आई थिंक ये कहावत आप लोग सुने भी होंगे कि यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपका प्रयास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए।
तो जो काम भीड़ कर रही है वही काम आप भी करेंगे तो आपको भी वही परिणाम मिलेंगे जो बाकी लोगों को उस भीड़ को मिल रहा है। और इसी क्रम में मुझे एक शायरी भी याद आ रही है, तो वो पंक्तियां आप लोगों के समक्ष में अर्ज करना चाहूंगा कि लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छोड़ के तीन चले, शायर सिंह सपूत। यानी कि जो रेलगाड़ी है उनका काम है लीक पकड़ के चलना, एक लाइन में चलना, लकीर का फकीर होना। और जो कपूत है, जो कि कपूत यहाँ पे एक सिंबॉलिक वर्ड है, दैट मीन्स जिनके पास सही नॉलेज नहीं है, वो भी क्या करते हैं, दूसरे लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। लीक छोड़ के तीन चले, तीन ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर ही अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वो दूसरों को फॉलो नहीं करते हैं। शायर हैं, सिंह हैं और सपूत हैं। शायर मतलब शायरी करने वाले लोग, कवि लोग। सिंह मतलब जो हिम्मत वाले लोग होते हैं। और सपूत मतलब अगेन यहाँ पे एक सिंबॉलिक वर्ड, दैट मीन्स नॉलेजेबल पर्सन। और मेरा भी यही मानना है कि अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो किसी भी एजुकेशन का रियल मीनिंग यही है कि आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर बन सके, आप एक अलग अपना स्वतंत्र लॉजिक निकाल सकें और अपने लॉजिक को फॉलो कर सकें। आपका लॉजिक किसी और पर्सन के साथ भी मैच कर रहा है, ये अलग विषय है। लेकिन एजुकेशन लेने के बाद भी आप अपनी एनालिसिस पे, अपने लॉजिक पे विश्वास नहीं दिखा रहे हैं और दूसरों के लॉजिक को आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, यकीन मानिए आपने सारा गुड़ गोबर वहीं पे कर दिया, आपका सारा का सारा एजुकेशन लेना व्यर्थ हो गया। तो चाहे आप जिस चीज का भी एजुकेशन ले रहे हो, आई थिंक एजुकेशन तभी सार्थक है जब आप वहां पे खुद से इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर पाए, कुछ अपना डिसीजन निकाल पाए और उसे फॉलो कर पाए। एजुकेशन लेने के बाद भी ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना है। तो ये है हर्ड मेंटालिटी। इसका मतलब है कि भीड़ से अलग हट के काम करिए, तभी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, खास करके इन्वेस्टिंग की दुनिया में। हालांकि भीड़ में रहना फायदेमंद साबित होता है अलग सिनेरियो में, बट इन्वेस्टिंग में सिनेरियो अलग हो जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं अगले ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में, जिसे नाम दिया गया है लॉस एवर्जन। एवर्जन का मतलब है बचना, ठीक है। हमें लॉस नहीं होना चाहिए, इस तरह का जो मानसिकता है इसे हम लोग लॉस एवर्जन कहते हैं। इस केस में होता क्या है कि अगर किसी पर्सन को ऑफर दिया जाए कि आप एक स्कीम में पैसा डालिए, किसी बिजनेस में पैसा डालिए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी 5,000 का होने की संभावना है और लॉस भी 5,000 का होने की संभावना है। प्रॉफिट होगा तो भी 5,000 अमाउंट का, लॉस होगा तो भी 5,000 अमाउंट का। और ज्यादा संभावना ये है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। लॉस के भी चांसेस हैं, प्रॉफिट के भी चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा संभावना प्रॉफिट के है। तो ऐसे सिचुएशन में पर्सन ये सोचता है कि भले ही प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन उसे ये दिख रहा होता है कि लॉस का चांस भले ही कम है लेकिन है, और लॉस होगा तो मेरा 5,000 रुपया का लॉस हो जाएगा। तो उसे ये दिखता है ना कि प्रॉफिट होने पे जितनी मुझे खुशी नहीं होगी, लॉस होने पे उससे ज्यादा का मुझे गम हो जाएगा। तो यह सोच करके वो बंदा इन्वेस्ट करता ही नहीं है। तो इस तरह की जो टेंडेंसी है, जहां पे हमें पैसा लॉस होने का बहुत बड़ा दुख होता है, हालांकि ये पता है कि यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में क्या हावी होता है कि 60% चांस है सही होने का, 40% चांस है गलत होने का। 40% बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, तो इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 5,000 मिलेगा, 5,000 जाएगा, मिलने की खुशी कम होगी लेकिन जाने का गम ज्यादा होगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, इसे नाम दिया जाता है लॉस एवर्जन। और यही चीज यहाँ पे लिटरेचर के फॉर्म में बताया भी गया है। और जो लोग लॉस एवर्जन के शिकार होते हैं, वो जानकारी होने के बावजूद भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। उन्हें पता होता है कि फलाने इन्वेस्टमेंट में, फलाने काम में प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं, फिर भी वो उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। लॉस एवर्जन का ये दुष्परिणाम होता है। और ये जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन बिहेवियर है, ये सबसे पहले किनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था? तो डैनियल कैनेमैन एंड अमोस टेवर्स्की। आई डोंट नो इनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, जो है मैंने अपने से जोड़ तोड़ के बनाने का कोशिश किया है। दो लोगों ने मिल करके, डैनियल कैनेमैन एंड अमोस टेवर्स्की ने मिल करके
लॉस एवर्जन को डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था, और बाद में जो मिस्टर डैनियल कैनेमैन है उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इकोनॉमिक्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ये है लॉस एवर्जन नाम की ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी, जहां पे हमें पैसा खोने का गम बहुत ज्यादा होता है और जानकारी होते हुए भी कि प्रॉफिट के चांसेस हैं, हम लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब आइए अगले ह्यूमन बिहेवियर को हम लोग समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। आई होप आप सभी लोग सुने होंगे और डेली कई बार इस शब्द का इस्तेमाल अपने लाइफ में करते भी होंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस का सिंपल सा मतलब है कि अति आत्मविश्वास होना। कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस का सिंपल मीनिंग है कि जब हम अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, हमें लगता है कि हमने जो लॉजिक निकाला है, हमारे पास जो भी है वही बेस्ट है, बाकी दूसरे लोग कुछ भी अपना लॉजिक लेके आ रहे हैं वो हमसे कमतर हैं। जब माइंड में इस तरीके की भावना आ जाती है तो इसे हम लोग घमंड कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और जब जब हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हैं तब तब इतिहास गवाह रहा है कि वहां से हमारा पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होने की स्थिति में रिस्क असेसमेंट नहीं करते हैं। और जब रिस्क को एसेस नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, रिस्क को छोटा समझेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क हावी हो जाएगा और हमें हमारी औकात याद दिला देगा कि लाइफ में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट में भी, इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अपना नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे कोई लॉजिक निकालिए, व्यू निकालिए। लेकिन कोई दूसरा पर्सन भले ही आपसे कम नॉलेज वाला है, आपसे कम एक्सपीरियंस वाला है, वो अगर कोई लॉजिक या व्यू दे रहा है तो उसको सिरे से खारिज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एज अ सेकेंड ओपिनियन उन्होंने जो लॉजिक दिया है उसको भी एक बार एनालाइज करिए। हो सकता है आपने कुछ मिस कर दिया हो और उनकी एनालिसिस से आपका जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाए। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना कि फलाना क्या बोलेगा, उससे ज्यादा नॉलेज तो मेरे पास है, या वो तो ऐसे ही बोलता रहता है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होने का दुष्परिणाम ये होगा कि आप प्रॉपर रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगले ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, जिसे नाम दिया गया है रीसेंसी बायस। रिसेंसी वर्ड जो है रिसेंट से लिया गया है। रिसेंट का मतलब होता है हाल फिलहाल, यानी कि हाल फिलहाल में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती हैं उसका हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और शेयर मार्केट में, इन्वेस्टिंग की दुनिया में तो खैर रिसेंसी बायस के बहुत ज्यादा लोग शिकार होते हैं। कैसे शिकार होते हैं? अगर आप लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं और मार्केट की घटना को देखते होंगे तो इतना पता होगा कि पिछले 6 महीने में मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है, और उसके पहले जो मार्केट है डेली न्यू हाई बनाता रहता था। तो जिस पर्सन ने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा मार्केट में, उसे तो बहुत बेटर रिटर्न मिला। ठीक है, वो क्या लोगों को बोल रहा होगा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के 2-3-4 महीने के बाद कि शेयर मार्केट तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो मैंने पैसा डाला और देखो वो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। और हो भी रहा था उस टाइम पे, महीने दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में पैसे डबल हो रहे थे शेयर मार्केट में। और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा पर्सन जिसने 6 महीने पहले, 5 महीने पहले शेयर मार्केट में पैसा डालना शुरू किया, पता चला कि उसका पैसा घट के आधा हो गया। 100 रुपए डाले थे, उसकी वैल्यू घट के 60 रुपए रह गई, 65 रुपए रह गई। तो वो क्या प्रचार करेगा कि मार्केट तो बड़ी घटिया चीज है यार। बाप दादा लोग ठीक ही कहते थे कि मार्केट जो है वो वेल्थ डिस्ट्रक्शन का बहुत ही खूबसूरत वेपन है, इससे दूर ही रहना चाहिए। मैंने उनको अवॉइड किया, शेयर मार्केट में पैसा डाला और देखो मेरा पैसा डूब गया। और पिछले 6 महीने में ये घटना बहुत ज्यादा हुई है। बहुत से लोगों को जब मैं साल, 2 साल, 3 साल पहले से बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने को, तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं किया। और जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था 26,000 के आसपास, तो पता नहीं उन्हें कौन सा कौतूहल जागा कि उस टाइम पे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया बिना मुझे इन्फॉर्म किए हुए। हालांकि वो इन्फॉर्म करते तो मैं क्या डिसीजन लेता, क्या सजेशन देता, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन 6 महीने पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करने के बाद जब मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हुआ तब उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है।
तो हो रहा है तो अब उसको झेलना पड़ेगा, ये मार्केट का फेज है, मार्केट का साइकिल है, उसे तो झेलना ही है। तो रिसेंसी बायस कहने का मतलब ये है कि आपने कोई काम किया और उसका जो रिजल्ट मिला उसका फ्यूचर डिसीजन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो शेयर मार्केट में भी जिन्होंने पिछले 6 महीने में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है उनका व्यू मार्केट के संबंध में अलग होगा, और जिन्होंने साल भर पहले, 1.5 साल पहले मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया उनका व्यू मार्केट के संबंध में अलग होगा। ठीक है। और जिन्हें अच्छा रिजल्ट मिला वो मार्केट के संबंध में अच्छी अच्छी बातों का प्रचार करेंगे, जिन्हें बुरा रिजल्ट मिला वो मार्केट के संबंध में बुरी बुरी बातों का प्रचार करेंगे, निगेटिव बातों को फैलाएंगे। इसे कहते हैं रिसेंसी बायस। हालांकि मार्केट के चलने का तरीका कुछ अलग ही है। ठीक है, दोनों पर्सन का अपना अलग अलग व्यू है, लेकिन दोनों के व्यू से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट के चलने का अपना तरीका है, अपनी रफ्तार है, वो अपने तरीके से ही चलता है। हमें एडजस्ट करना होता है मार्केट के चाल चलन, बिहेवियर के हिसाब से। तो दिस इज कॉल्ड रिसेंसी बायस। रिसेंट में जो भी घटना आपके साथ हुई है वो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अगले ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, जो कि है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। बिल्कुल आसान है कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनका क्या इंटरेस्ट है। सपोज कोई पर्सन आईटी फील्ड में जॉब करते हैं, जैसे हमारे बीच में रोहित जी हैं इस ग्रुप में, तो वो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। तो वो आईटी कंपनियों के बिहेवियर को हो सकता है बहुत अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, तो हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है कि जब वो इन्वेस्टिंग करने जाएं तो बार बार उनका जो रुझान है वो आईटी सेक्टर की कंपनियों की तरफ ही चला जाए, कि टीसीएस में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्फोसिस में कर देते हैं, विप्रो में कर देते हैं। और उनका बार बार ये जो सुई है आईटी सेक्टर की कंपनियों की तरफ ही क्यों जा रहा है? क्योंकि वो खुद आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उसको समझते हैं बेहतर तरीके से, तो उनका रुझान उस तरफ ज्यादा है। हो सकता है कोई पर्सन होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो और जब उसे पैसा इन्वेस्ट करना हो तो बार बार जो उसकी सुई है वो होटल सेक्टर के रिगार्डिंग जो कंपनियां हैं वहां पे जाके उसका सुई अटक जाता हो। कभी आईएनडी होटल को चुनता हो इन्वेस्टमेंट के लिए, कभी लेमन ट्री होटल को चुनता हो, कभी ताज को चुनता हो। अलग अलग जो होटल सेक्टर की कंपनियां हैं उन्हें सिलेक्ट करता हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हो सकता है किसी पर्सन के पास किसी फूड का, बेवरेज का एजेंसी हो, डीलरशिप हो, तो वो बेवरेज कंपनी को, एफएमसीजी सेक्टर को बेहतरीन तरीके से समझता हो। उसे अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है पैसा, तो उसकी सुई बार बार जो है एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं, ब्रिटानिया, आईटीसी, वरुण बेवरेज, जुबिलेंट फूड, यहाँ पे जाकर के उनकी सुई अटक जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें उस फील्ड का नॉलेज है, उनका वहां पे इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं जब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो संभावना ज्यादा होगी कि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करे। तो ये भी जो घटना है, ये भी जो टेंडेंसी है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो मोटा अमाउंट है वो किसी एक ही बिजनेस में, एक ही सेक्टर में लग जाएगा, और इससे एक नया रिस्क उत्पन्न होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, कि आपका मैक्सिमम अमाउंट एक ही जगह पे, एक ही टाइप की कंपनियों में लगा हुआ है। तो हमें इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर का भी शिकार नहीं होना है कि हम लोग किसी फील्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं तो जब इन्वेस्ट करने की बारी आई तो उसी फील्ड में उलझ के रह गए। नहीं, बाकी अदर फील्ड को भी एक्सप्लोर करिए और मीनिंगफुल डाइवर्सिफिकेशन पे भरोसा रखिए। अगर आप इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के शिकार बनेंगे तो आप कंसंट्रेशन रिस्क के शिकार हो जाएंगे। अगर वो फील्ड अच्छा कर रहा होगा तो आपको बम्पर रिटर्न मिलेगा, और अगर वो फील्ड किसी कारण से बुरा कर रहा होगा तो फिर आपकी तो लंका लग जाएगी इन्वेस्टमेंट की। पता चलेगा मार्केट में बाकी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप ही ने जो चुना था सेक्टर, उसी की लंका लगी हुई है। तो इस टेंडेंसी का भी शिकार हमें नहीं होना है। अब आइए अगली टेंडेंसी को समझते हैं, जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्शन बायस। इसके भी शिकार हम लोग आए दिन होते रहते हैं। प्रोजेक्शन बायस के किस तरीके से होते हैं? सपोज आपने कोई ट्रेड लिया या पैसा इन्वेस्ट किया कहीं पे, और कम टाइम में ही वहां पे अच्छा मुनाफा बन गया। किसी एबीसी लिमिटेड कंपनी में पैसा आपने डाला और 6 महीने में ही आपने 40%, 50%, 70-80% का रिटर्न वहां पे जनरेट कर लिया। तो जैसे ही ये घटना होगी
वैसे ही आपके माइंड में एक कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए रखे थे, इस फलानी कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, 6 महीने में 50% का रिटर्न बन गया। तो तुरंत माइंड कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा कि अगर मैंने 50,000 की जगह 5 लाख रखा होता तो, ऐसे 6 महीने की बजाय साल भर के लिए इन्वेस्ट किया होता तो, ठीक है, 5 लाख की जगह 50 लाख रखा होता, साल भर की जगह 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता, तो इतना अमाउंट बन जाता, उतना अमाउंट बन जाता। तो ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, माइंड में ऑटोमेटिक एक कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन बायस। तो हमें इसका भी शिकार नहीं होना है। और अक्सर ही ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में जो लोग हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, वो इस बायस के शिकार होते रहते हैं। एक दो ट्रेड सही होगा नहीं कि तुरंत माइंड में कैलकुलेटर एक्टिव कि 2 ट्रेड में इतना निकाल लिए हैं, डेली इतना ही निकालते रहें, तुरंत 30 से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे, ठीक है, साल में 200 दिन ट्रेडिंग होती है तो 200 से गुना करेंगे कि इतने परसेंट का रिटर्न बना। बैठे बैठे ही 2 मिनट के अंदर अंदर अपने लिए ड्रीम होम, ड्रीम कार, ड्रीम वेकेशन सब कुछ अरेंज कर लेते हैं। और तभी तीसरे ट्रेड में मार्केट उन्हें उनकी औकात दिखाता है कि बाबू अभी और सीख के आओ, अभी इतने से काम नहीं चलेगा। तो ये है प्रोजेक्शन बायस। तो इतने सारे ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन टेंडेंसी है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। यहां तक यदि आप लोग कोई डाउट वगैरह पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बताइए अगर कोई डाउट आप लोग पूछना चाहते हैं यहां तक तो। कोई डाउट किसी भी पार्टिसिपेंट का यहां तक? बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि स्टार्टिंग पीरियड से ही मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस रख रहा हूँ साइकोलॉजी बनाने पे, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर जो हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करती है, उसके बारे में स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बताता चल रहा हूं ताकि आप लोग इन फ्यूचर इसके शिकार ना बने, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसे इस कान से सुन के यहां से निकाल देना है। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे होंगे आप लोग। जो भी बताया जा रहा है प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, मंथन करिएगा उन चीजों पे। इन सब का यूज, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन आगे के क्लास में आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, आई थिंक कोई डाउट वगैरह नहीं है अभी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग क्लास को। अब आइए हम लोग इस यूनिट 0 के समापन की ओर बढ़ चुके हैं। तो अब समराइज करते हैं जो भी अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसको समराइज कर रहे हैं। और इसका टाइटल दिया गया है की पॉइंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि जब आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने चाहिए। तो बताता चलता हूं। पहला पॉइंट तो यही है कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड, यानी कि रिस्क और रिटर्न हमेशा साथ साथ चलते हैं। कभी भी हम लोग उसे अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। अगर दोनों तरफ हेड हो तो वो खोटा सिक्का है, दोनों तरफ टेल हो तो भी वो खोटा सिक्का है, ठीक है। एक सिक्का तभी मुकम्मल है जब एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। तो वैसे ही चाहे दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो तभी मुकम्मल है जब एक तरफ रिस्क है और एक तरफ रिटर्न है। अगर केवल रिस्क ही रिस्क है तब भी वो मुकम्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल रिटर्न ही रिटर्न है तब भी वो मुकम्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मुकम्मल इन्वेस्टमेंट तभी है जब वहां पे रिस्क भी है और रिटर्न भी है। हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न। जहां पे रिस्क हायर साइड पे होगा वहां पे रिटर्न, यहाँ पे यानी कि प्रॉफिट होने की संभावना वो भी हायर साइड पे होगी। द लोअर द रिस्क द लोअर द रिटर्न। और जहां पे रिस्क कम होगा वहां पे रिटर्न की संभावना भी कम होगी। जैसे एफडी में रिस्क बहुत कम है, रिस्क 0 है ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बैंक में भी जो आपका पैसा रखा हुआ है 5 लाख तक का अमाउंट ही इंश्योर्ड है। 5 लाख से ऊपर का कोई भी अमाउंट है तो उसकी गारंटी आरबीआई नहीं लेती है। आरबीआई ये कहती है कि अगर बैंक फेल हो गया और 5 लाख तक का अमाउंट आपने एफडी के रूप में या सेविंग अकाउंट के रूप में, करेंट अकाउंट के रूप में अगर वहां रखा हुआ था तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। 5 लाख के ऊपर के अमाउंट का गारंटी आरबीआई नहीं लेता है। तो वो ऐसा सोचना कि एफडी में पैसा रखे हैं, बैंक में पैसा रखे हैं तो वो 100% सेफ है, ये सही नहीं है, ठीक है। वहां भी थोड़ा सा रिस्क है। तो कहने का मतलब है कि एफडी में
अगर हम लोग ये मान के चले कि रिस्क नहीं है, पैसा हमने जो इन्वेस्ट किया है उसमें डेंट नहीं लगेगा, उसमें कमी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं जो रिटर्न भी बनेगा वहां एफडी से वो भी लोअर साइड पे ही होगा। और शेयर मार्केट जहां पे पैसा पूरा का पूरा बर्बाद होने का रिस्क होता है, तो शेयर मार्केट में हायर रिटर्न जनरेट करने की क्षमता भी होती है। जैसे कल ही हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि बजाज फाइनेंस ने पिछले 10 साल में लगभग 36% सालाना का रिटर्न दिया है। तो पैसा बर्बाद होने का भी रिस्क था, लेकिन रिटर्न भी वहां पे हायर साइड पे था। तो रिस्क और रिटर्न दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे हम लोग अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। रिस्क हाई होगा तो रिटर्न बनाने की संभावना भी हायर साइड पे होगी, रिस्क लो होगा तो रिटर्न बनाने की संभावना भी लोअर साइड पे होगी। अगला पॉइंट जो कि इन्वेस्टिंग करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम इज अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी चाहते हैं, उसकी सेफ्टी चाहते हैं, तो बेटर है कि आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा डालिए। हो सकता है आपके मन में ये बात हो कि मैंने बहुत मेहनत से पैसा अर्न किया है, थोड़ा सा रिटर्न कम ही मिले चलेगा, लेकिन मुझे अपना पैसा गंवाना नहीं है, मैं लॉस नहीं करना चाहता हूं। हो सकता है आप लॉस एवर्जन के शिकार हो। तो वैसे केस में जब आप चाहते हैं कि जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें कोई दाग ना लगे, कोई डेंट ना लगे, तो आपके लिए बेटर है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। इट इज रिलेटिवली लेस रिस्की, यहाँ पे रिस्क रिस्क बहुत कम होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये जीरो रिस्क ऑप्शन है, ठीक है, लेस रिस्की ऑप्शन है। हाउएवर यू हैव द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी व्हेन यू एडजस्ट द इन्फ्लेशन रिटर्न। तो प्रिंसिपल की सेफ्टी तो मिलेगी, लेकिन जब आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपने रिटर्न को सेटल करेंगे तो पता चलेगा कि या तो आपने रिटर्न नहीं बनाया या थोड़ा बहुत आपने पैसा गंवा ही दिया है रिटर्न के मामले में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आगे चलिए देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज इज अ ग्रेट ऑप्शन। इट इज नोन टू बीट इन्फ्लेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। हिस्टोरिकली equity investment has generated returns close to 14-15%. However, equity investments can be risky. शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो एक ग्रेट ऑप्शन है। इतिहास गवाह रहा है कि लगभग सालाना 14 से 15% का रिटर्न अच्छे शेयरों ने, इंडेक्स ने बना करके दिया है। लेकिन इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर एनालिसिस करनी होती है, और प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप यहाँ पे रिटर्न बना ही लेंगे। रिस्क हमेशा ही रहता है। तो रिस्क हायर साइड पे है, तो रिटर्न भी आप देख लीजिए कि सालाना 14-15% का रिटर्न बनाने की यहाँ पे क्षमता है। अगला पॉइंट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट आउटले ऑफ कैश एंड कैन नॉट बी डन विद ए स्मॉलर अमाउंट। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास भारी भरकम मात्रा में कैश होना चाहिए। छोटे मोटे अमाउंट से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये टिकट साइज का इशू हो गया। एंड लिक्विडिटी इज अनदर इशू विथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। और साथ ही साथ लिक्विडिटी का भी इशू होता है कि आप अपनी मर्जी के अनुसार ना ही खरीद पाएंगे ना ही बेच पाएंगे। खरीदने के समय भी आपको कुछ टाइम देना होगा, बेचने के समय भी आपको कुछ टाइम देना होगा। और लिक्विडिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ बायर एंड सेलर। अगर भारी मात्रा में बायर सेलर हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं तो लिक्विडिटी हाई है, और यदि भारी मात्रा में बायर सेलर प्रेजेंट नहीं रहते हैं दैट मीन्स लिक्विडिटी वहां पे लोअर साइड पे है। आइए अगले पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। गोल्ड एंड सिल्वर आर रिलेटिवली सेफर। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना भी समझदारी का सौदा है और इसे सेफ माना भी जाता है। और यहाँ पे टिकट साइज भी रियल एस्टेटमेंट की तरह बहुत हाई नहीं है, और लिक्विडिटी की समस्या तो बिल्कुल नहीं है। जब चाहे तब आप खरीद सकते हैं, जब चाहे तब आप बेच सकते हैं। बट द हिस्टोरिकल रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन वेरी एनकरेजिंग। अगर पिछले 1-2 साल को हम लोग इग्नोर कर दें तो गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न भी कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं रहा है। पिछले 1-2 साल में गजब की रैली आई है गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मेटल्स में। अगर सिर्फ उसको इग्नोर करें ना तो बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग रिटर्न नहीं है। साल के 9-10-11% का रिटर्न बनता है गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करके, और उसे भी जब आप टैक्स से
साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट से जब आप सेटल करेंगे तो रिटर्न 1-8% वहां पे घट ही जाता है। गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने का एक डिमेरिट क्या है कि यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होता है। इन्वेस्टर्स शुड नॉट रिलाई सोलली ऑन पास्ट परफॉर्मेंस व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे ही डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि गोल्ड ने पिछले 2 साल में 50% का रिटर्न दिया है तो चलो भाई गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, आगे भी ये 50% का रिटर्न देगा। ये लॉजिक गलत है। ये लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गैम्बलर्स फैलेसी के शिकार हो रहे हैं कि पास्ट की घटनाओं के आधार पे कुछ भी रैंडम प्रेडिक्ट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देख के ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मूर्खता के शिकार हो रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है कि पास्ट परफॉर्मेंस आर नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ हाउ एन इन्वेस्टमेंट विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। पास्ट परफॉर्मेंस से फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग कुछ भी गारंटेड प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। चूज एन इंस्ट्रूमेंट दैट बेस्ट सूट्स योर रिस्क एंड रिटर्न एपेटाइट। जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का चयन करना हो, सिलेक्शन करना हो, तो हमेशा ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके साथ हमारा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल मैच करता है। ठीक है, किसी के कहने से हमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें खुद में ये एसेस करना है कि जहां हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां पे रिटर्न की क्या संभावना है और वहां पे कौन कौन से रिस्क जुड़े हुए हैं। जब आप रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को बेहतर तरीके से समझते हैं और आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हूं, तभी आपको उस इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस इज टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो दैट मिक्सेज ऑल एसेट क्लासेज। सबसे बढ़िया तरीका तो यही है इन्वेस्टमेंट करने का कि आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें हर तरीके के एसेट क्लास में आप पैसे को इन्वेस्ट करिए। यानी कि कुछ पैसा रियल एस्टेट में भी लगाइए, कुछ पैसा एफडी में भी लगाइए, कुछ पैसा गोल्ड में भी, कुछ पैसा शेयर में भी, कुछ पैसा क्रिप्टो में भी। ठीक है, अपने रिस्क रिटर्न के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जितना आप रिस्क समझते हैं, जितना रिस्क सहने की क्षमता है, उसके हिसाब से अलग अलग एसेट क्लास में कुछ कुछ कैपिटल अपना इन्वेस्ट करिए। ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है कि सभी एसेट क्लास में कुछ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करिए। तो यहां तक जो भी डिस्कशन हमने किया उसके आधार पे जो यूनिट 0 है इन्वेस्टर मॉड्यूल का वो कंप्लीट होता है। और ये मेरा तरीका है कि जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो मैं एक कोटेशन के साथ उसे कंप्लीट करता हूं। जो लोग भी शेयर मार्केट के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में सक्सेसफुल रह चुके हैं, उनके जो फेमस कोटेशन रहे हैं वो उसका मैं जिक्र करता हूं, उसकी मैं चर्चा करता हूं हर चैप्टर के समापन पे। तो यूनिट 0 के समापन पे उसी से रिलेटेबल एक कोटेशन है सर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम साहब का। ये कौन है? तो एक बहुत ही फेमस किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके राइटर हैं ये किताब आज से 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इसमें बताए गए हैं वो आज के मार्केट में भी रिलीवेंट है। आप सोच के देखिए कि 100 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, शेयर मार्केट में काम करने का तरीका कुछ और हुआ करता था, आज का तरीका कुछ और है। लेकिन उस टाइम में भी जो कॉन्सेप्ट मिस्टर बेंजामिन ग्राहम साहब ने अपने बुक में लिखे हैं वो कॉन्सेप्ट आज की मार्केट में भी हूबहू फॉलो किए जाते हैं। ये इनका छोटा सा परिचय है। साथ ही साथ लीजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे सर का बार बार मैं नाम लेता हूं, तो मिस्टर वॉरेन बफे सर ने जिनसे इन्वेस्टिंग करना सीखा है उनका नाम है मिस्टर बेंजामिन ग्राहम। यानी कि मिस्टर बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफे सर के भी गुरु हैं। ठीक है, इन्होंने शिक्षा दिया है इन्वेस्टिंग के बारे में वॉरेन बफे साहब को। तो उनका एक फेमस कोटेशन है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज अबाउट मैनेजिंग रिस्क नॉट अवॉइडिंग इट। जितने भी समझदार लोग होते हैं ना, वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है कि मुझे रिस्क को जीरो करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि रिस्क को जीरो किया ही नहीं जा सकता है। जैसे ये आध्यात्मिक बात है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। अब अगर कोई पर्सन
अमृत बनाने की तलाश में है, अमृत खोज रहा है, दैट मीन्स उसका प्रयास, उसका टाइम, उसकी एनर्जी सब कुछ निरर्थक ही जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये कड़वा सत्य है, अटूट सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो बेटर ये है कि हम लोग अमृत की तलाश ना करें, बल्कि जितनी जिंदगी है उसको भरपूर जीने का प्रयास करें। एक ही जिंदगी में सारे काम कर लेने हैं, ना कि सारी जिंदगी एक ही काम करते रहना है। तो ठीक वैसे ही जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की दुनिया में आते हैं और यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसा तिकड़म मिल जाए, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए कि वहां पे कोई रिस्क ही नहीं हो, रिस्क बिल्कुल जीरो हो, तो मेरे दोस्त आप गलत ट्रैक पे हैं। आप प्रयास ये कीजिए कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, रिस्क को जीरो करने के पीछे ना पड़िए, वो नहीं होगा। रिस्क हमेशा ही होगा, आपको बस सीखना है कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। और सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का यही रहस्य है। इसे आप जो नाम दे दीजिए, इसे हैक कह लीजिए, इसे तोड़ कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। तो अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो रिस्क को मैनेज करना सीखिए, रिस्क को अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा। कल भी हम लोग पढ़े थे कि रक्षात्मक सोच और पैर में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा इन्वेस्टर मॉड्यूल का चैप्टर 0 है, नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आपका समय शुभ हो। शुभ रात्रि। जय हिंद।